हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ मॉडल्स देख लिए थे, आज उन्हीं के आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन के। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ मॉडल्स देख लिए थे। चलिए आज हम उनके आगे से कुछ और मॉडल्स देख लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑसगुड एंड स्क्रैम मॉडल एंड स्क्रैम मॉडल। ये जो है हमने प्रीवियस क्लास में 5 मॉडल्स देख लिए थे। ये हमारा कम्युनिकेशन का छठा मॉडल है। ये मॉडल क्या कहता है कि ऑसगुड और स्क्रैम मॉडल कहता है कि संदेश भेजने वाला जो सेंडर है और जो रिसीवर है, पूरी प्रोसेस उन्हीं पर बेस्ड है। इस मॉडल को बनाया है ऑसगुड एंड और स्क्रैम ने इसको प्रतिपादित किया है। कब प्रतिपादित किया है, यानी कब बनाया है इनको? इस मॉडल को बनाया है 1955। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑसगुड एंड स्क्रैम मॉडल के अनुसार कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कभी भी थमने वाली नहीं है। इसमें जो मेन 2 फैक्टर्स है वो है हमारे सेंडर और रिसीवर। आइए अब ऑसगुड का एक बाय डायग्राम हम समझ लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। सबसे पहला सेंडर, सेकेंड है हमारा मैसेज, फिर रिसीवर एंड देन वापस से मैसेज। ऑसगुड मॉडल में यही कहा गया है कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो सिर्फ सेंडर और रिसीवर पर बेस्ड है। सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और रिसीव करते हैं। जैसे मैसेज आता भी है, जाता भी है। मैसेज इधर से भी हम इस डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में। चलिए, सेंडर का मतलब होता है प्रेषक, ये होता है संदेश, और ये है हमारा प्राप्तकर्ता जिसको मैसेज मिला है। क्लियर है? ये है हमारा ऑसगुड एंड स्क्रैम मॉडल। ऑसगुड और स्क्रैम मॉडल में यही बताया गया है कि ये जो कम्युनिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मेनली डिपेंड करती है। वो है हमारा सेंडर और रिसीवर। जब तक सेंडर नहीं होगा क्या मैसेज क्रिएट हो पाएगा? नहीं। जब रिसीवर नहीं होगा क्या सेंडर को फीडबैक मिल पाएगा? नहीं। सेंडर अगर रिसीवर ही नहीं है तो मैसेज किसको कन्वे करेगा? तो इस तरह से ऑसगुड एंड स्क्रैम मॉडल में ये बताया गया है कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें ये 4 एलिमेंट्स हैं जिनके बेस पर पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डैन्स मॉडल। डैन्स मॉडल ये भी एक कम्युनिकेशन का मॉडल है। इसको हिंदी में भी डांस ही बोलते हैं, डांस मॉडल। इस मॉडल का निर्माण सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डांस, इसमें जिन्होंने इस मॉडल को बनाया है उनका नाम भी डांस है। साइंटिस्ट थे वो, जिन्होंने इस मॉडल को
1967 में इन्वेंट किया है। ये मॉडल क्या कहता है कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक साइकिल की तरह घूमती रहती है। वो क्या करती है? एक साइकिल की तरह घूमती रहती है। जहां से इसका शुरू हुआ है वहां से जो एंड पॉइंट है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, यानी इसका शुरू और एंड का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। ये मॉडल ये ये बताता है कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो ऐसी प्रोसेस नहीं है जो एक बार करने के बाद खत्म हो जाए। तो इन्होंने डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। इन्होंने ये कहा है कि कम्युनिकेशन की प्रोसेस जो है वो हर बार हर किसी काम के लिए हमको कंटिन्यू रखनी होती है। तो इसके 3 एलिमेंट बताए हैं इन्होंने। देखिए, सबसे पहले था हमारा सेंडर, फिर ये है हमारा रिसीवर, एंड देन यहां पर सीधी आ जाती है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्लियर है? देखिए, सेंडर यहां, रिसीवर भी यहां आता है और ये एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी ये प्रोसेस कभी भी खत्म ही नहीं होती है। ये था हमारा डेंस मॉडल। अब हम आगे देखते हैं मर्फी मॉडल, मॉडल नंबर 8, मर्फी मॉडल। मर्फी मॉडल मर्फी मॉडल ये कहता है कि संचार प्रक्रिया के विभिन्न अंग एक दूसरे के आगे चलते रहते हैं। फर्स्ट, पहले आप अगर मैसेज दे रहे हो तो मैसेज से लगाकर फीडबैक तक ये प्रोसेस चलती रहती है। इनके बीच में संदेश भेजने वाला, मैसेज और जो भी मीडियम है और रिसीवर है, ये होते हैं। इसको बनाया किसने, इन्वेंट किसने किया है? प्रोफेसर मर्फी ने। ऑलमोस्ट सारे जिन्होंने इन्वेंट किया है, साइंटिस्ट, ऑथर, राइटर, उन्हीं के नाम पर बेस्ड है। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहला है रेफरेंस, सेकेंड है हमारा डायग्राम में जो मैसेज भेजता यानी सेंडर, क्लियर है? फिर है हमारा मैसेज, ये मैसेज। उसके बाद है हमारा रिसीवर। रिसीवर के बिना हर चीज, हर मैसेज अधूरा है, क्योंकि बिना रिसीवर के मैसेज का फीडबैक पता नहीं चलता है। फिर आता है हमारा फीडबैक। तो जो हमारे मर्फी मॉडल में ये कहा गया है कि आपका जो कम्युनिकेशन जो होता है वो आपके रेफरेंस से स्टार्ट होता है, सेंडर के बाद होता है मैसेज से रिसीवर तक, और रिसीवर फीडबैक देता है, तब जाकर कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। चलिए अब हम आगे का मॉडल देख लेते हैं। ये था हमारा मर्फी मॉडल। अब आगे है हमारा जोसेफ मॉडल, 9th मॉडल, जोसेफ मॉडल। ये मॉडल पूरा का पूरा, मतलब इस मॉडल में थोड़ा सा इफेक्ट आता है हमारा शनन वीवर मॉडल। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है शनन वीवर मॉडल, उसी का इफेक्ट आता है, उसी से इफेक्टेड है ये। इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो ये है कि अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सबसे पहला आपका होना चाहिए सोर्स कौन सा है, फिर है आपका फॉर्मेट कौन सा है, फिर दे रखा है आपके कि आप यूटिलाइज कहाँ कर रहे हो, फिर दे रखा है कि आप एनालाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यानी बाय डायग्राम समझ लेते, थोड़ा सा इजी रहेगा आपको। चलिए सबसे पहले हम डाल देते हैं सोर्स। एक सेकेंड,
सोर्स। फिर सेकंड पे आता है हमारा फॉर्मेट, मैसेज को फॉर्म करना, प्रतिरूप करना, फॉर्मेट। उसके बाद आता है हमारा चैनल, कौन से चैनल से आप भेज रहे हो मैसेज, वो भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन में। फिर दे रखा है आपका, आप उस मैसेज का कहाँ यूज करते हो, यूटिलाइजेशन। उसके बाद आता है आपके रिसीविंग एंड एनालाइजिंग। एंड देन लास्ट आता है आपका फीडबैक। बिना फीडबैक के, ध्यान रखना, बिना फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन का प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। एंड फीडबैक कहाँ जाएगा, सोर्स के पास। तो जोसेफ मॉडल ने यही बताया है कि सबसे पहले सोर्स के थ्रू हमको क्या भेजनी है, इंफॉर्मेशन। सोर्स से ये पता लगाना है कि हमने डेटा कहाँ स्टोर किया, इंफॉर्मेशन कहाँ है हमारी। फिर है हमारा फॉर्मेट यानी प्रारूप। सूचना को भेजने के लिए एक प्रारूप तैयार करना होता है, जिसके अंतर्गत सूचनाओं को भेजने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन किया जाता है। देन उसके बाद आता है, प्रारूप तैयार करने के बाद हमको क्या है, चैनल चूज करना है। हम कौन सा चैनल चूज करें, कौन सा मीडियम ले, जिससे हमारी जो मैसेज है वो जल्द से जल्द रिसीवर तक पहुंच जाए। फिर नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन, यानी कि सूचना प्राप्त करने के लिए जो भी रिसीवर है वो इंफॉर्मेशन उसके कितनी काम की है, उसके वो कितना उपयोगी है, वो आपको देखना है। फिर देखना है कि रिसीविंग एंड एनालिसिस, इसमें सूचना को प्राप्त करने के साथ साथ इसका विश्लेषण भी किया जाता है। प्राप्त हुई सूचना का वास्तविक अर्थ क्या है वो भी पता लगाना है। फिर लास्ट है आपका फीडबैक, यानी कि सेंडर ने जिस फॉर्म में भेजा है, आप उसके बारे में जो भी आपका मैसेज का जो भी रिएक्शन होता है वो वाया फीडबैक आप सोर्स तक पहुंचा सकते हो। ये था हमारा जोसेफ मॉडल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा थिल एंड बोवी मॉडल। थिल एंड बोवी मॉडल एक कम्युनिकेशन की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो आइडिएशन से स्टार्ट होकर फीडबैक तक चलती है, यानी कि आइडिया कहाँ से आया है तब से लगाकर वो पूरा फीडबैक तक, बीच में जितने भी स्टेप आते हैं वो सारे आपके थिल बोवी मॉडल में दे रखे हैं। यानी कि जब किसी के मस्तिष्क में, जब सबसे पहले माइंड में कोई विचार, कोई आइडिया आता है, तो उसे वो पहले क्या करता है, सेंडर कन्वर्ट करता है मैसेज में। उसके बाद वो मैसेज भेजता है और जिसको मिला है, यानी जो हमारा रिसीवर है, वो उस मैसेज को एनालाइज करता है और उसके बाद एनालाइज करने के बाद वो क्या देता है, फीडबैक। प्रोसेस में सिंपल सा स्टेप है, चलिए डायग्राम के थ्रू हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है आइडिया, ये है हमारा सबसे पहला स्टेप। सेकेंड है हमारा आइडिया को किस में बदलना है आपको, मैसेज में। किस में बदलोगे, मैसेज में। फिर है आपको यहाँ पर मैसेज किसके पास जा रहा है, रिसीवर। रिसीवर यानी जिसको मैसेज मिल रहा है वो होता है हमारा रिसीवर। और रिसीवर क्या देगा, रिसीवर देगा फीडबैक। क्लियर है। और फीडबैक वापस कहां आएगा, आइडिया में। क्लियर है यहां तक। थिल एंड बोवी मॉडल जो है वो थोड़ा सा मर्फी मॉडल से मिलता जुलता है ना, मर्फी मॉडल के जैसा ही लग रहा है। मर्फी मॉडल में ये सब था, मर्फी मॉडल से जैसा है ये। और प्रैक्टिकली अगर हम इसको लगाए, इम्प्लीमेंट करें तो वैसा ही एक्ट करेगा ये था हमारा थिल एंड बोवी मॉडल।
अब हम आगे देखते हैं इंटरपर्सनल मॉडल। इंटरपर्सनल मॉडल, इंटरपर्सनल मॉडल में 2 पर्सन होते हैं, यानी 2 पर्सन होते हैं इंटरपर्सनल में। इन दोनों के विचार भी अलग अलग होते हैं। कोई भी 2 जन होते हैं तो उनके आपस में विचार मिलते नहीं हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर जो 2 लोग हैं उनके विचार आपस में मिल सकते हैं। तो इंटरपर्सनल मॉडल में यही बताया गया है कि आपका जो भी ये इंटरपर्सनल मॉडल है, इसमें 2 पर्सन के विचार जो होते हैं वो मिलते नहीं हैं कुछ पॉइंट्स पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आते हैं जहां पर इन दोनों के विचार आपस में मिलते हैं। चलिए एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। एक सेकेंड, एक डायग्राम बना लेते हैं जिसमें हम ये शो करेंगे कि दोनों के विचार कहाँ मिलते हैं और कहाँ नहीं मिलते हैं। ये है पार्ट पूरा ए पर्सन का, ये है हमारा बी पर्सन का। क्लियर है? अब यहां पर ये पूरा का पूरा जो डायग्राम बना है, ये पूरा का पूरा हाफ पार्ट में है ए एंड बी का। पर यहां पर कुछ ऐसा, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आएंगे जहां पर इन दोनों के विचार मिलते हो। ये जो ऑरेंज कलर का किया है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर ए और बी के दोनों के विचार आपस में मिलते हैं। ये जो ब्लैक से है, ये इनके पर्सनल है जो एक दूसरे से मैच नहीं खाते। क्लियर है? यानी कहने का मतलब ये है कि 2 लोग हैं अगर आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों के विचार कुछ पॉइंट पर तो मिलेंगे और कुछ पॉइंट पर नहीं मिलेंगे। यानी यहां पर जो ब्लैक लाइंस किए हुए हैं, ये दोनों के विचारों में डिफरेंसेस है। इन दोनों के जो आइडियाज है वो आपस में मैच नहीं कर रहे। पर ये जो ऑरेंज कलर का है, ये हमारा क्या है, सिमिलर है एक दूसरे के विचारों से। क्लियर है? तो इंटरपर्सनल मॉडल यही कहता है। अब हम पढ़ेंगे किल्बर मॉडल। किल्बर मॉडल, इस मॉडल के अनुसार कि जब तक संदेश का सही अर्थ नहीं निकाला जाता है, जो मैसेज है वो इफेक्टिव नहीं होगा। यानी कि जब तक मैसेज को हम सही फॉर्म में नहीं निकाल लेते, तब तक मैसेज का इफेक्टिव जो तरीका है वो मैसेज अप्लाई नहीं हो पाएगा। संदेश जो है, मैसेज, वो इफेक्टिव तभी होगा जब संदेश भेजने वाला यानी हमारा सेंडर और रिसीवर दोनों सेम मीन निकाले। जैसा सेंडर ने भेजा है, रिसीवर भी उसी फॉर्म में उस मैसेज को समझे। चलिए इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम। ये है हमारा सेंडर ने एक मैसेज भेजा है, उसी फॉर्म में यहां पर लिख देते हैं सेम मीनिंग या सेम फॉर्मेट। क्लियर है? रिसीवर उसी फॉर्म में उस मैसेज को वो समझे। क्लियर है? ये था हमारा किल्बर मॉडल। आइए अब हम ट्रांसफर मॉडल देखते हैं। क्या होता है ट्रांसफर मॉडल? ये मॉडल आंतरिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट्स पर बेस्ड है। ये जो मॉडल है वो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडल पर बेस्ड है।
इस कम्युनिकेशन की प्रोसेस में ये जो दोनों एलिमेंट्स है वो दोनों एलिमेंट्स एक साथ मिले हुए हैं। अलग करने की दशा में इनका प्रभाव भी, इन दोनों को इंटरनल को अलग कर दो और एक्सटर्नल को अलग करेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट भी अलग अलग हो जाएगा। ये मॉडल थोड़ा सा इंटरपर्सनल से मिलता जुलता है, इंटरपर्सनल से थोड़ा सा मिलता जुलता है। इसमें जो सेंडर होता है, विचारों का जितना भाग प्राप्तकर्ता के विचारों से मिलता है उतने भाग के लिए ही वो उत्तरदायित्व, यानी कि सेंडर उन्हीं के लिए लायबल है या रिस्पॉन्सिबल है उतने ही मैसेज के लिए जितने मैसेज के लिए रिसीवर से उसके थॉट्स मिलते हो। तो आइए देखिए सेंडर और रिसीवर के थॉट्स कैसे, एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहला, हम अगर इंटरनल और एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल को देख लेते हैं, उसके बाद इसके डायग्राम पर देख लेते हैं। डायग्राम में दो फैक्टर्स हैं, सबसे पहला है हमारा इंटरनल, फिर है हमारा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये है हमारा इंटरनल, ये है एक्सटर्नल। इन दोनों को अलग अलग जब रखें तो इनका इफेक्ट भी अलग अलग होता है। जब इनको हम साथ साथ रखते हैं, यानी हमारा इंटरनल और ये है हमारा एक्सटर्नल, जब हम इनको साथ साथ रखते हैं तब ये हमारा ट्रांसफर मॉडल कंप्लीट होता है। ट्रांसफर मॉडल में यही बताया गया है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जब एक साथ काम करते हैं, एक साथ दोनों एलिमेंट एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तब उन्हीं सेंटेंस या उन्हीं मैसेज के लिए होते हैं जो रिसीवर और सेंडर दोनों मिलकर एक साथ करते हैं। और जब इनको हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे कि यहां पर दे रखा है, तो इनका इफेक्ट भी अलग अलग होगा। क्लियर है यहां तक? ये है हमारा ट्रांसफर मॉडल। चलिए आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ये था हमारा ट्रांसफर मॉडल। इसके आगे वाले जो मॉडल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।